ये कक्षा 6 NCERT विषय ज्योग्राफी है और चैप्टर संख्या 2 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर संख्या 2 में ग्लोब के बारे में जानना है। इसमें अक्षांश तथा देशांतर के बारे में जानकारी हम लोगों को लेना है। तो सबसे पहला प्रश्न होगा, ये ग्लोब क्या है? ये जो ग्लोब है वह हमारे पृथ्वी का नमूना है। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी का नमूना है। हमारी पृथ्वी जैसी है उसी रूप में हूबहू विद्वानों ने एक आकृति, एक डिजाइन, एक मॉडल तैयार कर दिया है, ताकि संपूर्ण पृथ्वी को पृथ्वी पर रहकर देखना संभव नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी को नजदीक से देखने के लिए आपको पृथ्वी से ऊपर जाना होगा, वायुयान पर चढ़कर। तो विद्वानों ने वायुयान की सहायता से इसका एक फोटो खींचा और उस फोटो के आधार पर पृथ्वी के जैसा एक मॉडल तैयार कर दिया। उसी मॉडल को हम कहते हैं ग्लोब। ये प्रश्न तो मिल गया उत्तर की ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का नमूना है। हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारी पृथ्वी संपूर्ण गोल नहीं है, लगभग गोल है। और पृथ्वी जो लगभग गोल है, मतलब यहाँ जो इसका 2 पोल है पृथ्वी का, जिसको हम लोग नॉर्थ एंड साउथ पोल कहते हैं, ये जो है भूमध्य रेखा पृथ्वी का है। यहाँ पर देखेंगे बहुत ज्यादा फैला हुआ है और यहाँ पर पृथ्वी थोड़ा सा क्या है, दबा हुआ है। जैसे भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में डिफरेंस लगभग 43 किलोमीटर का है, 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। मतलब कहीं ना कहीं 42 किलोमीटर का अंतर है। तो ये वाला जो लकीर है ये छोटा है, ये वाला क्या है, बड़ा है। ये जो हमारी पृथ्वी की आकृति है, इस आकृति को हम कहते हैं भूआभ। भू संपूर्ण गोल ना होकर लगभग गोल है, जिसको हम भूआभ के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये, हमारी जो पृथ्वी है इसके नमूना को ग्लोब कहते हैं। तो पृथ्वी को 2 बराबर बीचों बीच, पश्चिम से पूरब बराबर बीचों बीच में जो एक रेखा खींची गई है, इस रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। चूंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच में खींची गई है, तो विद्वान इसको लिख देते हैं भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य में खींचा गया, इसलिए नाम पड़ गया भूमध्य रेखा। रियल नाम विषुवत रेखा है। और ये जो रेखा है इसको 0 डिग्री अक्ष मानकर, कितना डिग्री? 0 डिग्री अक्ष मानकर क्या किया है, खींचा गया है। भूमध्य रेखा से ऊपर वाले हिस्सा को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले हिस्सा को दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। मतलब पृथ्वी के कितने गोलार्ध में? पृथ्वी अगर एक गोला है तो गोला को बीच खंड से काट दिया तो 2 गोला अर्धगोला बन गया। ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये जो रेखा है यह कोई वास्तविक रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा
मतलब कल्पना किया गया है। पूरे पृथ्वी पर आप कहीं भी भ्रमण कर लेंगे तो आपको यह रेखा दिखाई नहीं देगा। इस विषुवत रेखा के समानांतर एक एक डिग्री के अंतराल पर, विषुवत रेखा के समानांतर एक एक डिग्री के अंतराल पर उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। मध्य रेखा के या विषुवत रेखा के ऊपर उसके समानांतर, अलग बात है कि चपटी है तो जो सबसे बड़ी भूमध्य रेखा ही होगी, विषुवत रेखा सबसे बड़ी रेखा होगी। उसके बाद जो चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, उसकी जो लंबाई होगी क्या होगी, छोटी होगी। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे, विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चाहे दक्षिणी गोलार्ध में एक एक अंश, मतलब एक एक डिग्री के अंतर पर, डिफरेंस पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तर या दक्षिण की ओर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। यहां लगभग यहां से यहां तक आप देख सकते हैं, और आपने पुस्तक में भी चित्र में क्या किया होगा, देखा होगा। बीच वाला जो कि भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर पृथ्वी हमारा फैला हुआ है, ये रेखा बड़ी है, और जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो चपटी है, तो यहाँ वाला क्या होगी? तो सबसे बड़ा अक्षांश रेखा, सबसे लंबा अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, और सबसे छोटा 90 डिग्री, है ना। पृथ्वी के दो ध्रुव हैं। यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नॉर्थ पोल, और यहाँ वाला जो पॉइंट है साउथ पोल। पृथ्वी को कितने ध्रुव हैं? 2 हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो अंतिम पॉइंट है उसका नाम क्या रख दिया विद्वानों ने? नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को दक्षिण ध्रुव नाम दे दिया। आपको बता दें, इसी जितना भी अक्षांश रेखा है, यह रेखा को अक्षांश वृत्त भी कहते हैं, क्योंकि इसको वृत्त कहने के पीछे रीजन ये है कि अगर यहां से पूरे काट लिया जाए, अगर मान लो आप इसको एक आलू मान लिया जाए, तो इसको ग्रामीण भाषा में तरुआ कहते हैं। तो आप लोग स्टैंडर्ड होते जा रहे हैं, पकौड़ी कह रहे हैं, नहीं, पकौड़ी को पकाया जाता है, तरुआ को तला जाता है। तो मैं अपने बचपन की बात बोल रहा हूँ। अब तो कढ़ाई में छाना जाता है, लेकिन पहले तवा में बेसन लगा दिया, रख दिया, हाँ घसुआ जिसको कहते, थोड़ा थोड़ा तेल लगा के, क्योंकि गरीबी समाज में क्या थी, ज्यादा थी, तो ऐसे ही लोग काम चला लेता था। लेकिन इससे ज्यादा टेस्ट उसका कहीं कहीं आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, निमंत्रण किसी के यहाँ मिलता है खाने का, तो वो वाला खिलाता है। थोड़ा सा ये है कि जितना टेस्ट उसका होता है, तला हुआ वाला का, छाना हुआ वाला का नहीं होता है। हाँ, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो सब अक्षांश रेखा एक अक्षांश से वृत्त होगा। प्रश्न होगा तो अक्षांश से वृत्त है कितने? नहीं, अक्षांश 179 होगा। अब जैसे आपने मान लिया कि अक्षांश से वृत्त है कितने, जो रेखा है भूमध्य रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया। विषुवत रेखा से ऊपर को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को, तो यहाँ जो आप रेखा खींचेंगे, यहाँ कितना डिग्री का कोण बन गया? कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बन गया। तो हमने कहा अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो विषुवत रेखा के समानांतर या भूमध्य रेखा के समानांतर एक एक डिग्री के, कितना? एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई। गलत कि सही? विषुवत रेखा के समानांतर क्या डिग्री के अंतराल पर? एक एक अंश के डिफरेंस पर है। आप बताइए, जब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा तो एक एक डिग्री पर खींचेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खिंचाएगा, 90 खिंचाएगा। कितना खिंचाएगा? फिर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर यहाँ से हम मिला के लेंगे तो यहाँ से कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो एक एक डिग्री के डिफरेंस पर अक्षांश रेखा खींची गई है, तो एक एक अंश पर एक एक रेखा खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ तक वो खिंचाएगा, 90 खिंचाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90। अगर हम एक विषुवत रेखा को जोड़ ले
तो +1 बराबर कितना होगा 100। मतलब अक्षांश वृत्त कितने हैं, ये अक्षांश रेखा कितने हैं, क्योंकि ये रेखा इधर से तो उधर से भी तो काटेंगे तो तरबूज जैसा हो जाएगा ना, सर्किल बन जाएगा ना, वृत्त बन जाएगा। तो अक्षांश वृत्त कितने हो जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। आप 179 कैसे जोड़ लिए? दो घंट जाता है। ये कौन विद्वान लिखा? सरेंद्र सिंह नहीं लिखते, लुसेंट विद्वान तो नहीं लिखा है। पूरा तो आगे समझ के बैठा रहता हूँ। नहीं, ये तर्क उचित नहीं है ना। कोई विद्वान का तर्क हो तो चलेगा, और आप केवल लुसेंट बताता, तो लुसेंट में तो बहुत ऐसी बातें हैं जो उल्टा सीधा लिख देता है। हम उसको न बिहार सरकार मानती है न भारत सरकार मानती है, तो मैं भी NCERT लिखता है तो मैं मान लूंगा, क्योंकि भारत सरकार की प्रमाणित पुस्तक है। और किसी परीक्षा में आपको कंप्लेन करने के लिए कहा था तो भी कहा था NCERT का आधार बना के दीजिए हमको। खैर छोड़िए, ये तो ऑलरेडी 90 है ही। हाँ, तो इसके बाद क्या होगा, तो हम 90 गिनिए लिए, एक एक अंश पर खींचेंगे तो 90 डिग्री का कौन बनना है ना, 90 डिग्री का कौन बनेगा, तो एक एक अंश पर गए क्या खींचाएगा, 90 ना खींचाएगा। 91 तो जाएगा नहीं, 92 तो जाएगा नहीं, एक एक डिग्री पर 90 ही ना खींचाएगा। आप लोग भी नीचे पद पर बैठिए आराम से। एक एक डिग्री के अंतराल पर कब खींचाएगा, तो 90 ही खींचाएगा, और नीचा भी 90, 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर 181। अब सवाल है, तो सर ये अक्षांश रेखा से किस बात की हमको जानकारी मिलेगी? देखिए, आपके मन में विचार आ सकता है कि अक्षांश रेखा से हमें किस बात की जानकारी मिलती है। तो अक्षांश रेखा से हमें दूरी का ज्ञान मिलता है। समझिएगा, मतलब ग्लोब पर, पृथ्वी पर अगर दो स्थानों के बीच अगर दूरी का अनुमान लगाना हो, दूरी का पता लगाना हो, तो हमें किसकी जानकारी लेनी होगी, अक्षांश रेखा की सहायता लेनी होगी। अब कैसी? तो मान लीजिए कि कोई देश यहाँ है, कोई देश यहाँ है, तो भूमध्य रेखा से यहाँ पर एक लंब डालेंगे और यहाँ पर ऐसे मिला के हायर डिस्टेंस की सहायता से पता लगा सकते हैं। अब सवाल होगा, तो दो अक्षांश रेखा एक एक अंश पर खींचा गया है, एक एक डिग्री के अंतराल पर खींचा गया, तो दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होगी? तो दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। इस दूरी के बारे में पता लगाने वाले विद्वान का नाम है जोन। क्या नाम है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन के नाम से जानते हैं। तो एक प्रश्न तो मेरे पास मिल गया, क्योंकि आज ग्लोब क्या है, मैंने कहा कि पृथ्वी का नमूना है, लेकिन ग्लोब के माध्यम से समझाना क्या था, अक्षांश रेखा। और तो अक्षांश रेखा क्या है जानेंगे। हमारे पृथ्वी पर या हमारे ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा से ऊपर भी और विषुवत रेखा से नीचे भी एक एक डिग्री के अंतराल पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच दी गई है। उसी काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा से हमें किसी स्थान की दूरी या डिस्टेंस की जानकारी मिलती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहते हैं, और अक्षांश रेखाओं की संख्या या अक्षांश वृत्त की संख्या 181। फिर मन में होगा कि अक्षांश रेखा बताने के क्रम में मैं बोला हूं कि विषुवत रेखा के समानांतर, तो ये विषुवत रेखा है क्या? तो विषुवत रेखा उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं जो हमारे पृथ्वी को बीचों बीच उत्तर से दक्षिण दो बराबर भागों में क्या, यह भी काल्पनिक रेखा है। इसको 0 डिग्री अक्ष पर क्या किया गया है, खींचा गया है। कोई तकलीफ नहीं। विषुवत रेखा चूंकि भूमि के मध्य में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया भूमध्य रेखा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब सवाल है, इसी विषुवत रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री पर, विषुवत रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, और विषुवत रेखा के दक्षिण भी 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। तो ऊपर वाले रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, और नीचे वाले को कहते हैं मकर रेखा। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, नीचे वाले रेखा को क्या कहते हैं
मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ऊपर वाले रेखा को हमने क्या नाम दे दिया? कर्क रेखा। नीचे वाले का नाम क्या दे दिया? मकर रेखा। कै डिग्री पर है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये 23.5 डिग्री साउथ में है। गलत कि सही? अब सूर्य, हमारी जो पृथ्वी है, अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? अक्ष पर 23.5 डिग्री। कक्षा में 66.1/2 डिग्री झुका हुआ है। अपने अक्ष और कक्षा में झुकाव के कारण सूर्य का लंबवत प्रकाश सालों भर कर्क और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा के उत्तर, मकर रेखा के दक्षिण, माने कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के भी नीचे सूर्य का प्रकाश कभी भी लंबवत, गलती की सही, मतलब सूर्य का प्रकाश इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही लंबवत पड़ती है। तो एक बात जान लेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो हर अक्षांश रेखा पर साल में एक बार, कई बार सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है। लेकिन विषुवत रेखा ऐसा रेखा है जहां वर्ष में सूर्य की लंबवत किरणें 2 बार पड़ती है। कितना पड़ती है? 2 बार पड़ती है। गलत कि सही? कर्क और मकर रेखा के बीच जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं, मतलब विषुवत रेखा के उत्तर और विषुवत रेखा के दक्षिण, जितने भी अक्षांश रेखा है उस पर सूर्य का प्रकाश वर्ष में लंबवत कै बार चमकता है? 1 बार। लेकिन विषुवत रेखा पर 2 बार चमकता है। इसलिए जौन तारीख को विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेगी, उस तारीख को साल में दिन और रात आपस में क्या होगा? और ये बात पता होगा कि भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर 21 मार्च एंड 23 सितंबर, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात क्या होता है? होता है। क्योंकि मार्च में बसंत ऋतु होता है। कौन ऋतु होता है? और सितंबर में शरद ऋतु होता है। मार्च में बसंत ऋतु, दिसंबर और सितंबर में, तो मार्च में जब दिन रात बराबर हो, इसको हम बसंत विषुव क्या कहेंगे? बसंत विषुव। विषुव मतलब दिन रात बराबर होता है, या संपात भी कहते हैं इसको, या समदिवा रात्रि भी कहते हैं। तो पृथ्वी पर समदिवा रात्रि साल में 2 बार होता है, 21 मार्च और 21 मार्च वाले को हम बसंत विषुव या बसंत संपात या समदिवा रात्रि, दिन और रात बराबर हो रहा। पुनः सितंबर वाले को शरद का ऋतु का मौसम होता है तो शरद विषुव कहेंगे। कर्क रेखा पर 22 तारीख को आने वाला है, जून महीना ना है, 22 जून को चढ़ता पड़ता है कहाँ? कर्क रेखा पर। और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पड़ता है। तो कर्क रेखा पर 22 तारीख को सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ेगा। दिन बहुत बड़ी होगी। दिन मेरे ख्याल से 14 घंटा का होगा, रात उस दिन 10 घंटा का होगा, 9 घंटा का होगा। गलत से? तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है, जून का महीना है, कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा, इतनी गर्मी है, 43 डिग्री है। 14 तारीख को 22 तारीख को आने दीजिए, उस दिन की गर्मी क्या होगी पता चलेगा। लेकिन 22 तारीख के बाद सूर्य पुनः कर्क रेखा से दक्षिण को रहना शुरू करेगी। तो जून के बाद सितंबर आएगा, सितंबर के बाद क्या आएगा? दिसंबर आएगा। दिसंबर में मकर रेखा पर होता है सूर्य का लंबवत प्रकाश, सीधा प्रकाश। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? गर्मी होता है। उत्तरी गोलार्ध में तिरछी किरणें पड़ती है तो क्या होता है? ठंडी होता है। जब सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ेगी तो नॉर्थ पोल पर 6 महीना का दिन होगा और साउथ पोल पर 6 महीना का, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होगी। लेकिन वहीं जब सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर जाएगी तो साउथ पोल पर, मतलब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना का, और उत्तरी पर तिरछी प्रकाश पड़ेगी, 6 महीना प्रकाश वहां पहुंचेगा ही नहीं। 6 महीना का क्या होगा? तो 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात कहाँ होता है? बोलिए, ध्रुव पर होता है। हमने कहा कि कर्क और मकर रेखा के बीच लंबवत प्रकाश पड़ती है, तो जहां सूर्य का सीधा प्रकाशन हमारे यहाँ पर रहता है, कौन महीना है? गर्मी का है। तो इस बीच के इलाका को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध।
उष्ण कटिबंध। मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच का जो इलाका है उसको क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। उष्ण माने क्या होता है? गर्मी। और कर्क रेखा से जैसे आप ऊपर जाइएगा तो 66.5 पर यहाँ भी एक रेखा खींचा गया है, यहाँ भी एक 66.5 पर है और यहाँ पर भी 66.5 पर है। तो यहाँ क्या होगा? इधर और इधर के बीच में उपोष्ण कटिबंध होगा। क्या होगा? मतलब पसीना छोड़ाने वाला गर्मी पड़ेगा। जैसे 12 बजे सूर्य का सीधे प्रकाश हमारे यहाँ पड़ती है, उस समय की गर्मी में और 2 बजे की गर्मी में बहुत डिफरेंस होता है। इसमें उमस भरी गर्मी होगी, उपोष्ण हो गया। क्योंकि 12 बजे तक हमारी धरती सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। 12 बजे के बाद सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ेगा तो हमारी जो धरती गर्मी को अवशोषित की रहती है, उस गर्मी को क्या करती है? छोड़ती है। एक तो ऊपर से गर्मी पड़ रहा है, एक धरती भी नीचे से गर्मी को छोड़ रहा है। तो धरती पर रहने वाला जो इंसान है, धरती पर रहने वाला जो इंसान है वो तो उमस भरी जीवन जिएगा। देख तो थोड़ा दिन लाइन वो पसीना छुड़ाना शुरू कर देता है, उपोष्ण। इसके ऊपर का जो होगा वहां तो सूर्य का प्रकाश कभी सीधा इससे ऊपर जाता ही नहीं, इससे ऊपर जाता ही नहीं है, तो क्या पड़ेगा? शीत में ठंडे का इलाका पड़ जाएगा। इसी क्रम में एक बात और आप लोग देखे होइएगा। बात क्या देखे होइएगा? इसी पर मैं दिखा रहा हूं, ये जो बीच वाली रेखा है इसको कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देश के अंतर को, डिफरेंस के बताने वाली रेखा को देशांतर रेखा के नाम से। नीचे आप लोग बैठ सकते हैं आराम से, बिना हालांकि। देशांतर रेखा के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अब सवाल है तो देशांतर रेखा है क्या? तो हमारे पृथ्वी पर यहाँ 1-1 डिग्री नहीं कहलाएगा, ध्रुव पर तो बहुत डिफरेंस कम होगा। ऐसी जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, इसी काल्पनिक रेखा को हम उत्तर से दक्षिण, हमारे पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा से हमें ज्ञान किसका होता है? समय का ज्ञान होता है। क्या होता है? और देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? 360। और देशांतर वृत्त की संख्या कितनी है? 180 है। क्योंकि हमारे पृथ्वी गोल है, हर एक पॉइंट से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन हमारी पृथ्वी एक बार 360 डिग्री घूमती है। तो हमने कहा कि 360 को रेखा की जाएगा। लेकिन हर रेखा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो 2 रेखा बनेगा तो वृत्त बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा, तो देशांतर वृत्त कितने हो जाएंगे? और आपको बता दिया गया हो कि सूर्य के प्रकाश को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लगता है। गलत सही? अब सवाल है 4 मिनट आया कहां से? तो एक दिन बराबर कितना होता है? 24 घंटा। और 24 घंटा एक दिन होता है और 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट होता है। लेकिन 24 घंटा में हमारी पृथ्वी एक परिक्रमा अपने पथ की कर लेती है। एक बार घूम गया तो क्या डिग्री घूम गया? 0 से 0 काट देंगे, 6 छक 36, 6 चौका तो आ गया 4 मिनट पहुंच गया। क्या पड़ गया? 4 मिनट पड़ गया। तो ये जो बीच वाली रेखा है इसको मोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, कक्षा कहते हैं। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसके पूरब जो होगा उसको हम पूर्वी देशांतर कहेंगे। इसके जो पूरब होगा उसको हम, इसके जो पश्चिम होगा, ये वाला को हम 0 डिग्री मान लेते हैं। ये 0 डिग्री जो है इंग्लैंड के लंदन शहर के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरा हुआ है। गलत सही? और संसार के सभी देश इसी जगह से अपने घड़ी के समय का निर्धारण करते हैं। लेकिन अंतर यह है कि इससे जो पूरब होगा उसका समय क्या होगा? आगे होगा। और इससे जो पश्चिम होगा उसका समय क्या होगा? लेकिन कितना आगे होगा कितना पीछे होगा ये तय करेगा वो किस देशांतर पर है। मान लिया कि यहाँ पर बज रहा है 12 के रात, इसके 15 डिग्री पर जो होगा वो देश कितना बजेगा? तब 15 में कैसे गुना कर देंगे? क्योंकि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में तो 15 चौका 1 मिनट हो गया, 60 मिनट बराबर। तो रात के 12 यहाँ बजेगा तब 15 डिग्री पर पूर्वी देशांतर पर 1 बजेगा। अब 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 11 बजेगा। वो तो आपको अपना खुद से निकालना पड़ेगा। देशांतर रेखा से समय का पता चल के जान लिया।
लेकिन दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी है? तो दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.17 किलोमीटर या 16 किलोमीटर। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? गोरे के नाम से जानते हैं। इसी अक्ष के पीछे वाला जो रेखा है वह 180 डिग्री है, देशांतर रेखा है। और इसी 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम कौन रेखा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसी तिथि रेखा को अगर कोई पूरब जाएगा तो एक दिन आगे बढ़ा देगा, पीछे पश्चिम में आगे तो क्या करेगा? और ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, अगर ग्लोब को गौर से देखेंगे तो 7 जगह चीज जगह स्थल पर टेरटार है या समुद्र में क्या खींच दिया गया है? सीमा। टेरटार इसलिए किया गया है, कोई पूछिए आपको कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को टेरटार क्यों खींचा गया है? तो देश के समय में डिफरेंस ना हो, देश के टाइम में क्या हो? डिफरेंस ना हो, इसलिए इसको जिगजैग कर दिया गया, टेरटार कर दिया गया। ये रहा अक्षांश और देशांतर से जुड़ा हुआ जानकारी। कल के क्लास में पृथ्वी की गतियां के बारे में चर्चा करेंगे।